साथियों नमस्कार। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, उस तनाव में पाकिस्तान बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया है, जिसमें अब वो पीओके में बच्चों को भेज रहा है और उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि अगर तुम पर अटैक हो तो ऐसे बचना है, ऐसे छुपना है। मतलब एक तरह से बच्चों को ट्रेन कर रहा है, जिससे कि कल को युद्ध हो तो बच्चों को वो आगे कर सके और दुनिया में राग आलाप सके कि देखो भारत निर्दोष बच्चों को मार रहा है, देखो भारत मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहा है। इस तरह से वो विक्टिम कार्ड खेल करके दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना चाहता है। बहरहाल पाकिस्तान को दूसरा खतरा सता रहा है हमारी इंडियन नेवी का। आपको याद होगा, हमने वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान और भारत ने दोनों ने ही बोला था कि हम अपनी नेवी का एक तरीके से मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं, फायरिंग परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए कोई भी हमारे क्षेत्र में ना आए। और इस तरह से भारत ने भी बोला था कि हम एक सबको वार्निंग दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में ना आए। पाकिस्तान ने भी बोला और दोनों ने ही 2 मई तक का एक अल्टीमेटम दिया था। साथियों, आज 2 मई है, लगभग खत्म हो रही है 2 मई। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक एक भी फायरिंग की प्रैक्टिस नहीं की गई है नेवी में। और भारत लगातार, आपको पता है, पहले मिसाइल की उसने टेस्ट किया, फिर फायरिंग की प्रैक्टिस वहां कर रहा है, अपने तरह तरह के परीक्षण कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा, क्योंकि उनको डर है कि कहीं खत्म ना हो जाए, युद्ध में क्या करेंगे, वो एक अलग बात है। अगर हम भारत और पाकिस्तान में नेवी की तुलना करें, आज इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि नेवी का महत्व क्या होने वाला है। क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि भारत अगर नेवी से अटैक करता है तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, और बात भी सही है। पाकिस्तान तो वैसे खैर किसी भी मामले में नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान की नेवी की तुलना हम करें तो आप ध्यान से देखिए, पाकिस्तान की नेवी कहीं भी नहीं ठहरती। भारत के पास 18 सबमरीन हैं, पाकिस्तान के पास 8 बताई जाती हैं, जिनमें से अभी 5 लगभग लगभग खराब हैं, 2 पे काम चल रहा है, केवल एक है जो ऑपरेशनल है। कहां पर है किसी को नहीं पता। उधर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, जहां से विमान को उड़ाया जा सकता है, लैंड कराया जा सकता है, भारत के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। ठीक है। उधर डिस्ट्रॉयर की बात करें, जो डिस्ट्रॉय कर सकता है दूसरे के जहाज को, जहां से चीजें जो है छोड़ी जा सकती हैं, पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है, जबकि हमारे पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं। यानी पाकिस्तान के पास नेवी में कोई भी वो क्षमता नहीं है जिससे हमारी नेवी को जरा सा हिला भी पाए। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अपने कराची या फिर उस इलाके में जहां उसका समुद्र का किनारा है, वहां पर अपना डिफेंस कैसे करेगा। वहां पर डिफेंस करेगा चाइना की मदद से। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। चाइना की मदद पाकिस्तान लेगा नेवी के सिलसिले में, क्योंकि चाइना की नेवी ठीक ठाक है, नो डाउट, उसके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। और चाइना ने एक, आपको मैंने वीडियो में पहले कभी बताया था कि चाइना अब अपने सीपेक की रक्षा के लिए कुछ प्राइवेट आर्मी वाले भेज रहा है, यानी कि सिक्योरिटी पर्सनल्स भेज रहा है, जो इसके सीपेक की रक्षा करेंगे। हालांकि अभी भेजे नहीं है, लेकिन उसने ऐसा बोला है कि हम भेजेंगे। क्या पता उन्हीं के सहारे वो सीपेक पर भी अपनी फोर्स को भेजे प्राइवेट ड्रेस में, और पोर्ट्स के जरिए चाइना अपनी प्रेजेंस वहां पर बनाए। चाइना पोर्ट्स के जरिए प्रेजेंस बना सकता है, इसके लिए चाइना ने किया क्या है आप जानिए। चाइना ने एक बीआरआई प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया है, उसको चलन में ला रहा है, जिसमें कई देशों से चाइना ने बोला था कि आप इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाइए। हम क्या कर रहे हैं, चाइना से एक सड़क बनाएंगे जो पूरी दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करेगी, और इस सड़क के जरिए हम व्यापार भी कर सकते हैं और एक दूसरे के यहां जा भी सकते हैं। साथ ही चाइना ने बोला कि हम मेरीन टाइम रूट भी बनाएंगे, यानी कि समुद्र मार्ग भी बनाएंगे, जिसके जरिए हम व्यापार को सुनिश्चित कर सकते हैं। जब कुछ देश इसमें राजी हो गए, 60 से ज्यादा देश इसमें राजी हो गए, फिर चाइना ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, आपके यहां पर हम सोच रहे हैं इस वाले पोर्ट का विकास कर दें, जिससे कल को इस पोर्ट का हम यूज कर सकें अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए। और चाइना ने कहा कि आपके इस पोर्ट के विकास के लिए हम आपको लोन देने को तैयार हैं, टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं, लेबर देने को तैयार हैं, आप टेंशन मत लो, बढ़िया बनाएंगे। इस तरह से देशों को कभी कर्ज के जाल में फंसा करके, कभी किसी और तरीके से चाइना ने दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पोर्ट्स पर अपनी प्रेजेंस बना ली है, और किसी को तो बिल्कुल ही कर्ज में डुबो दिया, किसी को किसी तरह से लालच में ले लिया। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। आपको याद होगा, श्रीलंका में एक हम्बनटोटा पोर्ट है, जिसको चाइना ने इसी तरह से हत्या लिया है, और अब 99 साल के लिए वो चाइना के पास ही रहेगा। चाइना ये काम अपनी प्राइवेट कंपनीज के जरिए करता है, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है कि वो कंपनीज सरकार के लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन चाइना करता है। हुआवे उसका एग्जाम्पल है। हुआवे के जरिए वो किस तरह से लोगों के डेटा को चोरी कर रहा था हम सब जानते हैं, इसलिए हुआवे को बैन किया गया, और जो 5G इंटरनेट हुआवे देने की कह रहा था उसको अमेरिका में बैन किया गया, फिर इंडिया में बैन किया गया, और इंडिया में प्रोडक्ट भी उसके बैन है। उसी तरह से चाइना ने अलग अलग तरीके से दुनिया में अपनी प्रेजेंस बनाई है, जिससे कि कल को दुनिया के किसी भी देश के साथ उसका युद्ध हो या किसी देश को उसे सपोर्ट करना हो, तो बड़ी जल्दी से मेरीटाइम तरीके से पहुंच सकता है। आप बात समझ गए। अब आप दूसरी कहानी देखिए। आप कहेंगे क्या भारत ये सब नहीं कर रहा?
भारत भी कर रहा है। भारत ने भी कई जगह अपनी प्रेजेंस बनाई है। देखिए ये तो चाइना के हैं, चाइना ने बांग्लादेश को नहीं छोड़ा, म्यांमार को नहीं छोड़ा, आप देखें इधर मलेशिया को नहीं छोड़ा, इधर श्रीलंका को नहीं छोड़ा, पाकिस्तान में ये सीपैक के जरिए आ ही रहा है, ये ग्वादर पोर्ट बना रहा है, हर जगह इसकी प्रेजेंस है। और आप देख सकते हैं किस तरह से इंडियन ओशियन में चाइना कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच सकता है, आप देख रहे हैं। तो क्या भारत नहीं पहुंच सकता? भारत ने प्रयास नहीं किया? भारत ने प्रयास करने की कोशिश करी है। भारत ने भी अलग अलग जगहों पर, जैसे चाबार पोर्ट ईरान में भारत अपना पैसा लगा रहा है, भारत सरकार लगा रही है, दुकुम पे लगा रही है, कोलंबो में पैसा लग रहा है, सबांग में लग रहा है, सिटवे में लग रहा है, मोंगला है, चट्टोग्राम है, हाफिया है इजराइल में, और अब फिलीपींस में भी, वियतनाम में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हम धीरे धीरे अपने पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि हर जगह खुद ही इन्वेस्टमेंट कर दे, तो भारत सरकार कई बार ऐसे कई लोगों को मौका देती है कि आप जाइए, वहां पर बोली लग रही है, अगर आपको लगता है आपके पास पैसा है तो बोली में आप अपना पैसा लगाइए और पोर्ट का विकास करिए। इसमें भारत की तरफ से जो अगुवाई कर रहे हैं वो शख्स हैं गौतम अडानी। आप कहेंगे कि साहब अरे अडानी का नाम क्यों ले रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। इस देश में भाई जिसके पास पैसा है, आप पैसे बोली लगाइए, बिड जीतिए, करिए इन्वेस्टमेंट, किसने रोका है? अब आपको आईपीएल की टीम खरीदनी है, आपके पास पैसा है, खरीद लीजिए। जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीद रहा, वो तो खुलेआम नीलामी हो रही है वहां पे। इसी तरह से पोर्ट्स की नीलामी होती है। अडानी ने दुनिया के कई देशों में पोर्ट्स पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, किसी पर पूरी तरह से किया है, कहीं पर किसी एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे किया है, वहां पर कहीं पर किसी और तरीके से किया है। फर्ज कीजिए कल को भारत को उन पोर्ट्स की जरूरत पड़े किसी तरह से, तो क्या वो देश भारत के फेवर नहीं करेंगे? लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब भी अडानी अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट की बोली में जीत जाते हैं और चाइना को पछाड़ देते हैं, तुरंत अडानी का यहां पर विरोध होने लगता है। अरे अडानी ऐसे, अरे अडानी वैसे, अरे अडानी ऐसे। दरअसल चाइना नहीं चाहता कि भारत की तरफ से कोई आदमी आकर के उसकी प्रेजेंस को खराब करे, और एक देश और है यूएसए, वो भी नहीं चाहता। इसलिए आप देखना जब भी अडानी टॉप 5 रैंकिंग में जाएंगे दुनिया के अमीर देश लोगों में, तो आप देखना कोई ना कोई ऐसी फर्जी बात उड़ा दी जाएगी जिससे कि उनके शेयर्स गिर जाएं। हिंडनबर्ग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और बाद में हिंडनबर्ग ने खुद को ही बंद कर दिया। उसने कहा कि हमारा तो काम हो गया, हमें जो करना था। फेक पूरा नैरेटिव चलता है। कैसे भी भारत को मजबूत मत होने दो, भारत की प्रेजेंस को बढ़ने मत दो, और कैसे भी भारत के किसी एक इंसान को पकड़ के उसे बदनाम करते रहो। आप कहोगे आप अचानक अडानी की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आज एक बड़ी घटना हुई है जिस पर शायद देश का ध्यान उस वे में नहीं जा रहा जिस वे में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी केरल पहुंचे हुए थे, केरल के ट्राइवेंडम में पहुंचे हुए थे। ध्यान से सुनना बात को, अब हो क्या रहा है, खेल कहां खेला जा रहा है। ट्राइवेंडम में पहुंचे हुए थे, जहां पर एक पोर्ट का एक तरीके से अनावरण आज किया है, उसका उद्घाटन किया है। इस पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बोला जाता है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि सामान को आप बड़े बड़े जो पानी के जहाज आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, जब 5-6 देशों का सामान होता है, वो जगह जगह पे बांटते हुए जाते हैं, उस शिप को भी यहां उतारा जा सकता है और सामान उससे अनलोड किया जा सकता है। ऐसा एक पोर्ट बनाया है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है ये ट्राइवेंडम में। इस पोर्ट का नाम है विंझिंगम पोर्ट। ये विंझिंगम पोर्ट जो है, ये भारत का अब ऐसा एक पोर्ट बन गया है जो न सिर्फ यहां पर लोगों को रोजगार देगा, बल्कि भारत को आगे जाके सिक्योरिटी में भी मदद कर सकता है। आप कहोगे ये कैसे साहब? देखिए सुनिए, ये जो पोर्ट है ये बना है उस जगह पर जहां पहले एक बैकवर्ड गांव था, पूरा विलेज था बैकवर्ड। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक जमाने में मुंद्रा पोर्ट के बारे में बोला जाता था, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, जो आज देश का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट बन चुका है, जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। उस मुंद्रा पोर्ट का भी यही हाल था, वहां जमीन कोई खरीदने को तैयार नहीं था क्योंकि स्थिति इतनी खराब थी। वहां भी अडानी ने पैसा लगा करके उसका डेवलपमेंट किया, और आप जानते हैं किस तरह से वो देश का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट बन चुका है। उसी प्रकार से ये विंझिंगम पोर्ट के बारे में चर्चा चल रही है 1940 से। यहाँ के राजा जो पहले थे वो चाहते थे कि यहाँ पर विकास हो उसका, फिर बात टल गई। फिर 1995 में कोशिश की गई कि इस पोर्ट का विकास किया जाए, फिर टल गई। फिर 2004 में कोशिश हुई, 2007 में कोशिश हुई, 2010 में कोशिश हुई, फिर फाइनली 2014 में अडानी ने पैसा लगा करके इस पोर्ट पर अपना इन्वेस्टमेंट किया और बोला कि इसे मैं डेवलप करूंगा पीपीपी मॉडल के तहत। मौका सबको था, अडानी ने पैसा लगाया अपना। लगभग इस पोर्ट पे लगभग 9,500 करोड़ रुपए लग चुके हैं, और इस पोर्ट का फेज 1 खोल दिया गया है, ऑपरेशनल हो चुका है। अब ये पोर्ट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन दे रहा है भारत को। कहां दे रहा है? अब देखिए, आप ध्यान से सुनिए चीज को। देखिए, आप कोई भी सामान मंगाते हो, ये सी रूट्स होते हैं, ठीक है।
अगर मान लो भारत ने कोई यूरोप से सामान मंगाया और इसमें ये पानी का जो जहाज आ रहा है इसमें 4-5 देशों के सामान थे, तो ये पानी का जहाज पहले क्या करेगा, या तो कोलंबो में उतर जाएगा श्रीलंका के, फिर वहां कह देगा ये भारत का सामान है, हमने उतार दिया है, छोटे वाले पानी के जहाज से भारत को पहुंचा देना। फिर ये कोलंबो में उतरने के बाद भारत के पास पहुंचेगा। या ऐसा हो सकता है कि ये दुबई में उतर जाए, फिर दुबई के बाद छोटे से पानी के जहाज के बाद भारत के पास पहुंच जाए। यानी कि भारत के पास डायरेक्टली उतर सके इतने बड़े जहाज का सामान, ऐसा यहां पॉसिबल नहीं था। अब भारत को क्या करना पड़ता था, अगर किसी दूसरे देश के यहां पर उतरवा रहा है तो उसको फिर कुछ किराया देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। ऐसा मिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा हमारा यूं ही चला जाता था इन लोगों को किराए के रूप में देने के लिए। अब जब हमारा खुद का पोर्ट है तो अब होगा क्या, हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहां मिल गई है कि अब जितने भी ये इधर उधर से जा रहे हैं ये सब भारत आया करेंगे ऐसे। आप समझिए बात को, जब इस जगह पर इंटरनेशनल शिप्स आएंगे तो चाइना का जितना भी नेवी वाला प्रोग्राम है वो डिसरप्ट होगा। बीआरआई वाला प्रोग्राम है जो उसने सोच रखा है कि मुझे तो रूट क्लियर मिला हुआ है, वो डिसरप्ट होगा। और भारत को जब यहां पर अच्छी खासी प्रेजेंस मिल जाएगी तो नेवी भी यहां से हेल्प ले सकती है। आप एक बड़े खेल को समझिए, चाइना ना तो एयरफोर्स से आएगा, चाइना ना आर्मी से आएगा, उसे पता है हार जाएंगे दोनों में, वो नेवी के जरिए भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे 1971 में यूएसए ने किया था, 7वां बेड़ा लेकर के आ गया था, याद कीजिए। नेवी का खेल समझिए। पाकिस्तान जो बड़ा कई बार बड़ी बड़ी बातें कर देता ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो ये भूल जाता है कि नेवी के जरिए हम उसे रातों रात बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन उसे ये पता है, शायद उसे ये लगता है कि अगर नेवी वाली बात आई तो चाइना अपने 4 जहाज यहां खड़े कर देगा और धमका देगा भारत को। तो इसलिए भारत के लिए सबसे जरूरी है कि अपनी प्रेजेंस दुनिया में बनाएं। आप जानिए, आज जो खेल खेला गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने अभी तो हमला हुआ था, 2 दिन बाद बिहार पहुंच गए रैली करने के लिए। अरे भाई, आप उस दृष्टिकोण से मत देखिए। फिर लोग कह रहे हैं सेंसस की बात कर दी, बिहार क्यों गए क्यों नहीं गए उस पर वो चर्चा का विषय है। सेंसस सही है गलत है वो हम कर चुके हैं वीडियो में चर्चा। कुछ लोग कहेंगे आज ये पोर्ट का अनावरण करने क्यों चले गए। अरे भाई साहब, किस इमरजेंसी में क्या है आप वो देखिए। अभी देखना इसका भी विरोध होगा, करे अडानी ने ये, अडानी वो, अडानी ये। आप ये देखो कि देश की कितनी ज्यादा मदद हो रही है। इसके अलावा अडानी ने इजराइल में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोलंबो पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, श्रीलंका में जो श्रीलंका का नॉर्दर्न पोर्शन है, जाफना वाला रीजन, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का पूरा जो है इन्वेस्टमेंट अडानी का है, वही डेवलपमेंट कर रहे हैं। वरना चाइना जीत जाता, चाइना आ जाता यहां पर बगल में बिल्कुल आपके, क्या कर लेते आप। उसी प्रकार से तंजानिया में, उसी प्रकार से फिलीपींस में, वियतनाम में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह अडानी का इन्वेस्टमेंट है। तो क्या वो भारतीय नहीं है। आप इस चीज से देखिए। आज एक मैं नया एंगल लेकर के आया, मुझे लगा कि इस देश में जो नैरेटिव चलाए जाते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, कभी अडानी को लेकर के, और अब ये होगा, आप देखना नैरेटिव चलेंगे। अब मैंने चाइना की प्राइवेट आर्मी की बात करी थी कि चाइना प्राइवेट आर्मी के जरिए सीपैक की रक्षा करने की बात कर रहा है। उसमें आप देखना, उसमें चाइना जो ये काम करने वाला है इसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे 6 महीने पहले, और तब मैंने बताया था कि कल को ऐसा हो सकता है कि भारत को भी प्राइवेट ट्रेंड लोगों की जरूरत पड़ जाए। तब कौन काम आएगा, अग्निवीर। क्योंकि हमारी फौज की एक लिमिटेशन है, इतने ज्यादा फौजी हम रातों रात कहां से लाएंगे। जितने हैं सर्विस में वो सर्विस दे रहे हैं अपनी, लेकिन चाइना जैसी हरकतें कल को होने लग जाएंगी तो हमें ऐसे ट्रेंड लड़के चाहिए होंगे जो घर घर से निकल के आए, तो वो अग्निवीर ही काम आएंगे। इसलिए आप देखना अग्निवीर की भी बुराई की जाती है, उनका भी नैरेटिव सेट किया जाता है कि अरे तो योजना बेकार है, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। अडानी जो चाइना को पछाड़ रहे हैं, अरे अडानी ये, अडानी वो, अडानी ये, अडानी वो। आपके पोर्ट का विकास 1940 से लंबित पड़ा हुआ था, कोई क्यों नहीं कर लिया करके बताइए। सबके पास मौका था, सब तरह की सरकारें थी, सब तरह के लोग थे, अडानी को ही क्यों करना पड़ा। कोई और कर दे, और पोर्ट से उनका विकास कर दो। और इस पोर्ट्स की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि मोदी जी ने तो यह तक कह दिया था, अभी आप देखना वीडियो में, कि मुंद्रा पोर्ट, मुंबई का जवाहर पोर्ट, इन सबसे भी ज्यादा बड़ा, खूबसूरत और कैपेसिटी वाला पोर्ट है। उन्होंने तो मुंद्रा पोर्ट से भी अच्छा बता दिया इसको मोदी जी ने। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं, और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। അദാനി വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ तो
स्ट्रेटेजिक मूव्स देखिए, आपके देश के कौन काम आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसकी तारीफ करना सीखिए। केवल किसी की बातों में आकर के सिर्फ उसकी बुराई करने से कुछ नहीं होता है। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो उद्घाटन हुआ है इसमें सभी तरह के लोग हैं। आप देखिए यहाँ पे शशि थरूर भी बैठे हुए थे, केरल के सीएम भी हैं, मोदी जी भी हैं, अडानी जी भी हैं, सब हैं, क्रेडिट लेने सब आएंगे, देखना आप। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सरकार कि किसकी सरकार है किसकी नहीं है, हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। ये छोटे छोटे जो मूव्स होते हैं ना, बिहार की रैली में जाकर के अंग्रेजी में 2 लाइन बोलना, जो शायद वहां रैली के मतलब की नहीं थी लेकिन दुनिया को संदेश देना था, यहां आकर के पोर्ट का अनावरण करना जो बिल्कुल इसी टाइम पे किया गया, ये सब स्ट्रेटेजिक मूव्स होते हैं। ये आपको बाद में रियलाइज होंगे कि इनका मायने क्या था। 10 साल से मोदी जी विदेशों की यात्रा कर रहे थे, लोग मजाक उड़ाते थे कि अरे ये तो विदेश में घूमते रहते हैं, फ्लाइट मोड पे रहते हैं। आज देखो उन्हीं देशों के साथ संबंध अच्छे किए हैं तो सब भारत के साथ खड़े हुए हैं। ये पहले नहीं खड़े होते थे। यूएसए भी अभी तक तो खड़ा ही है, बात का पता नहीं। तो चीजें डेवलप करी जाती हैं, हमें उस तरह से चीजों को देखना चाहिए। इसी पोर्ट की अगर मैं और आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो आप देखें, इस पोर्ट में भारत लगभग अभी तक इस पोर्ट में 9,500 से 10,000 करोड़ के आसपास खर्चा हो चुका है। उसके अलावा देखा जाए तो अभी इसमें और खर्चा होना है और डेवलपमेंट होना है, लगभग 18,000 करोड़ का खर्चा इसमें होगा। और इससे होगा क्या साहब, इससे होगा ये कि इसमें हर साल लगभग इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 मिलियन TEU है, यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये डॉकयार्ड में इस तरह का यूनिट यूज किया जाता है। और इसका जो डेप्थ है वो भी नेचुरल डेप्थ लगभग 20 मीटर तक है, जो मुंद्रा मुंबई वाले पोर्ट से भी ज्यादा है, इस क्षेत्र कोलंबो पोर्ट से भी ज्यादा है, कोलंबो से भी ज्यादा है श्रीलंका वाले। ठीक है, उसके अलावा आप देखें तो इससे पहले जो हम मंगाते थे अपने सामान को किसी दूसरे के पोर्ट से मंगाते थे, जैसे कोलंबो, दुबई, सिंगापुर, मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन अब हम डायरेक्टली अपने यहां पर मंगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, हमारी नेवी के भी काम आएगा, सारी चीजें हैं। इससे हमें कितना पैसा बचेगा, लगभग $220 मिलियन प्रति वर्ष बचेंगे, जो हम दूसरों को टैक्स के रूप में दे रहे थे। और इससे भारत की जो लगभग 75% कार्गो था जो कहीं और से हमें मंगाना पड़ता था, कहीं और रुकवा के फिर वहां से छोटे जहाज से आ रहा है, अब सीधा ही आएगा। आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ना है इस ट्रेड वॉर में, इस लड़ाई के वातावरण में, जहां पर हमको ये महसूस हो रहा है कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट भी खुद को होने चाहिए, दूसरे के होंगे तो आपको कोड भी नहीं देगा वो, जैसे अभी फ्रांस नखड़े कर रहा है रफाल के कोड देने में। उसी प्रकार से आप अगर खुद आत्मनिर्भर हो तो अगर यूएसए कल को सैंक्शंस भी लगा दे तो कोई टेंशन नहीं। इसलिए लोगों को ऐसी मानसिकता रखनी होगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खोलने हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन बनने हैं इस देश में, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप स्टार्ट करने हैं, जिससे कि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, खुद ही प्रोड्यूस करें, खुद ही बेचें, खुद ही कंज्यूम कर लें, हमें जरूरत नहीं है किसी की, जैसे चाइना ने किया है। लेकिन इस देश में पहले लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये बिजनेसमैन तो बेकार होते हैं, ये जितने भी उद्योगपति हैं बेकार होते हैं। इसलिए आप देखना कभी भी हमारे देश के उद्योगपतियों का नाम लिया जाएगा तो घृणा के भाव से लिया जाता है, एक इमेज बनाई गई है उनकी। और वहीं आप उनको देखो, जेफ बेजोस को देखो, इलॉन मस्क को देखो, जकरबर्ग को देखो, इन सब का नाम बड़े शान से लिया जाता है। बिल गेट्स को देखो, लोग बड़ा फक्र महसूस करते हैं। तो ये एक पूरा नैरेटिव होता है, इस नैरेटिव को समझिए। इस देश के लोगों को, जो लोग दिनों रात लगे हुए देश को सेवा दे रहे हैं किसी भी रूप से, कोई पैसे से दे रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट से दे रहा है, कोई किसी और तरीके से दे रहा है, उनको रिगार्ड करिए और अडानी के इस मूव को वेलकम करिए, अडानी का सम्मान करिए। आपके देश के बहुत काम आ रहे हैं, हम सब के काम आ रहे हैं। यही बात इस वीडियो के माध्यम से बतानी थी। पाकिस्तान की टेंशन मत लो, उसका इलाज हो जाएगा। नमस्कार।